हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, जो पिछले वाली क्लास हुई थी हमने टिश्यू के टाइप्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक तो विभज्योतक और एक स्थायी उत्तक। तो विभज्योतक के तीन प्रकार, शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक और पार्श्वीय विभज्योतक, ये तीनों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज का जो लेक्चर रहेगा वो टिश्यू का सेकंड पोर्शन यानी कि स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू, वही हमारी आज की क्लास है। देखो, स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। अब ये भी कितने टाइप के थे? दो टाइप के, एक तो सरल स्थायी उत्तक और एक जटिल स्थायी उत्तक। तो सरल स्थायी उत्तक कितने प्रकार के थे? तीन थे। जटिल स्थायी कितने थे? दो थे। सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार के कौन कौन से थे? मृदुतक, स्थूल कोणोत्मक, दृढ़ोतक। तो सबसे पहले देखो, सरल स्थायी उत्तक का पहला प्रकार कौन सा है? मृदुतक। पहला प्रकार कौन सा है? मृदुतक। अब मृदुतक उत्तक की उपस्थिति की बात करें, ये उत्तक कहाँ पाया जाता है? तो इस उत्तक की उपस्थिति की बात करें तो यह बेसिकली पत्ती एवं तने में पाया जाता है। पत्ती एवं तने में पाया जाता है। इस उत्तक की कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? आकार होता है गोलाकार एवं अंडाकार। आकार कैसा होता है? गोलाकार एवं अंडाकार आकार होता है। हाँ, कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। कोशिकाओं के मध्य इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, मतलब कोशिका बीच बीच में टच रहेगी ना, उनके बीच में गैप होता है। कोशिका भित्ति पतली होती है, कोशिका भित्ति पतली होती है एवं कोशिका भित्ति पतली होती है एवं कोशिका भित्ति पतली होती है, कोशिका में जीव द्रव्य की मात्रा कोशिका में जीव द्रव्य की मात्रा अधिक होती है। ओके, एक बार इसका डायग्राम मैं बनाऊं। देखो, ध्यान देना, गोलाकार अंडाकार इसका शेप होता है ऐसे। ये फिगर किसका है? ये है मृदुतक यानी कि पैरेन्काइमा। मृदुतक उत्तक, पैरेन्काइमा। ये इसकी कोशिकाएं हैं, गोलाकार या अंडाकार होती है। ये जो आपको बीच में जगह दिख रही है ना, ये है अंतर कोशिकीय अवकाश। मतलब इसकी कोशिकाएं इस प्रकार से एडजस्ट होती है। देखो, इन सब की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति आपस में सटी हुई है, टच हो रही है, लेकिन इनके आपस में जुड़ने से गैप रह जाता है बीच में। इनके बीच में क्या रह जाता है? एक गैप रह जाता है, एक अवकाश रह जाता है, खाली जगह, उसे हम बोलते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश। ये अवकाश कोशिकाओं के बीच में, तो कोशिकीय अवकाश अंतर का मतलब होता है दो कोशिकाओं के बीच में। दो कोशिकाओं के बीच में जो अवकाश है उसे बोलते हैं अंतर कोशिकीय
अवकाश। तो ये कोशिका भी इतनी पतली होती है, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य की मात्रा कैसी होती है, सघन होती है, डेंस होती है, डेंस बहुत ज्यादा इसमें जीव द्रव्य होता है। उपस्थिति पत्ती तने में होती है, गोलाकार अंडाकार। इतनी बातें तो हम कर चुके हैं। अब ध्यान देना इसका काम क्या है, मर्दूतक उत्तक पादप में क्या काम करने वाला है। तो इसका कार्य अगर हम पढ़ें तो सबसे पहला काम इसका यही है कि मर्दूतक उत्तक भोजन का संग्रहण करता है। पहला काम है भोजन का संग्रहण करता है, भोजन का संग्रहण करता है, फूड को स्टोर करता है। दूसरी बात, कुछ मर्दूतक उत्तक ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, कुछ मर्दूतक उत्तक ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल बोले तो पर्णरित, क्या पाया जाता है, पर्णरित। कुछ मर्दूतक उत्तक ऐसे होते हैं जिनमें पर्णरित पाया जाता है। अब जब पर्णरित है तो वो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे और भोजन बनाएंगे। भोजन बनने के बाद इसमें क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो ध्यान रहे, कुछ ऐसे भी पैरेन्काइमा टिश्यू है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल है तो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या बनाएंगे, भोजन बनाएंगे। तो ऐसे मर्दूतक उत्तक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं हरित उत्तक। उनको क्या बोलते हैं, हरित क्लोरनकाइमा, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरनकाइमा, हरित उत्तक। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार, हरित उत्तक किसे कहते हैं, तो आंसर दे देना। कुछ विशिष्ट प्रकार के मर्दूतक उत्तक होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ऐसे उत्तकों को हरित उत्तक कहते हैं। ये लो, ये बता देना। बाकी इसका मुख्य काम है भोजन का संग्रहण करना। एक और कार्य आप बता सकते हो यहाँ पर, कुछ जलीय पौधे होते हैं ना, जलीय पौधे, तो कुछ जलीय पौधे होते हैं जिनके मर्दूतक उत्तक की कोशिकाएं बड़ी होकर फूल जाती है। कुछ जलीय पौधों के मर्दूतक उत्तक की कोशिकाएं बड़ी होकर फूल जाती है। अब फूलने से क्या होता है, फूल जाएगी तो हवा भर जाएगी, वो खोखला हो जाएगा, तो उत्प्लावन बल अधिक लगता है उनके ऊपर। उत्प्लावन बल द्रव के द्वारा लगाया जाता है, वो भी ऊपर की तरफ। तो फिर वो जलीय पादप क्या होते हैं, पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। वो पानी के अंदर डूबेंगे नहीं, पानी के ऊपर डूबेंगे इसलिए नहीं क्योंकि वो खोखले हो चुके हैं। खोखले क्यों है, क्योंकि उनमें जो मर्दूतक उत्तक था ना, उनकी कोशिकाएं बड़ी होकर फूल गई, हवा भर गई उनमें। अब वो पानी की सतह पर तैरने का कार्य कर रही है। हम कह सकते हैं कुछ मर्दूतक, कुछ जलीय पौधों में, कुछ जलीय पौधों में मर्दूतक उत्तक की कोशिकाएं बड़ी होकर फूल जाती है, बड़ी होकर फूल जाती है। कुछ जलीय पौधों में मर्दूतक उत्तक की कोशिकाएं बड़ी होकर फूल जाती है, जिससे इनमें उत्प्लावन बल बन जाता है, तो पौधा तैरता रहता है। ऐसे उत्तकों को एरनकाइमा कहते हैं। ऐसे उत्तकों को एरनकाइमा ऐसे उत्तकों को क्या बोलेंगे, एरनकाइमा। देखो सुनो ध्यान से, बात यह है कि कुछ जलीय पौधों में मर्दूतक उत्तक की कोशिकाएं, जो वाटर प्लांट है ना, वाटर प्लांट, तो मर्दूतक उत्तक तो उनमें भी है। उनकी कोशिकाएं क्या होती है, ऐसी कुछ बड़े आकार की हो जाती है, फूल जाती है, मतलब उनमें एयर भर गई, हवा भर गई ना, तो खोखला हो गया, फूल जाती है, जिससे इनमें उत्प्लावन बल बन जाता है। जब हल्का होगा तो पानी का उत्प्लावन बल ऊपर ज़्यादा लगेगा, तो पौधा तैरता रहता है। ऐसे उत्तकों को क्या बोला जाता है, एरनकाइमा।
क्या कहा जाता है? एरनकाइमा। तो देखो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन चुके हैं इसमें, एक तो क्लोरेनकाइमा और एक एरनकाइमा। क्लोरेनकाइमा ऐसे मर्दूतक जिनमें पर्णरित पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करेंगे, हरित उत्तक कहलाते हैं, क्लोरेनकाइमा कहलाते हैं। एरनकाइमा ऐसे मर्दूतक उत्तक जो जलीय पौधों के होते हैं, उनकी कोशिकाएं बड़ी होकर फूल जाती है, जो उत्प्लावन बल बनाने में सहायता करती है, जिससे पौधा पानी की सतह पर तैरता रहता है, और ऐसे मर्दूतक उत्तकों को एरनकाइमा कहते हैं। ठीक है, हो गया। और ये इसका डायग्राम, ये लो, ये मर्दूतक उत्तक की मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी। अब इसके बाद जो टिश्यू है वो है स्थूल कोणोत्मक, स्क्लेरेनकाइमा। अब देखो नंबर 2 वाला जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है वो है स्थूल कोणोत्मक। नंबर 2, स्थूल कोणोत्मक। स्थूल कोणोत्मक स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा देखो अब ये जो उत्तक है वो सरल स्थायी उत्तक का सेकंड पोर्शन है। पहला मर्दूतक पढ़ चुके हैं, सेकंड कौन सा है? स्थूल कोणोत्मक। यह उत्तक जड़, तना तथा पत्ती तीनों में पाया जाता है, लेकिन एक बीजपत्री पादपों के तनों में नहीं पाया जाता है। एक बीजपत्री पादपों के तनों में यह नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? लंबी होती है, जीवित होती है। कोशिकाएं लंबी एवं जीवित होती है, ये ध्यान रखना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? मर्दूतक, उसकी कोशिकाएं भी जीवित होती है, उसकी कोशिकाएं भी जीवित होती है, लंबी और जीवित होती है। कोशिका भित्ति के किनारों पर, या ऐसे बोल सकते हैं कोशिका के किनारों पर, कोशिका के किनारों पर एक मृत पदार्थ लिग्नीन का जमाव हो जाता है, जिससे कोशिका भित्ति की मोटाई, समान नहीं रहती है। कोशिका भित्ति की मोटाई समान, एक बार मैं लिख देता हूं फिर समझा देता हूं आपको, समान नहीं होती है। कोशिका भित्ति मोटी होती है, जीव द्रव्य की मात्रा कम होती है, जीव द्रव्य की मात्रा कम होती है। बनाते हैं एक बार डायग्राम। देखो ये जो उत्तक होगा ना, उसकी कोशिकाएं ऐसी होगी लंबी लंबी, एक ऐसे आ गई, एक इसके साथ आगे अटैच हो गई, एक ऐसे अटैच हो गई, ऐसे लंबी लंबी इसकी कोशिकाएं होती है। और कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? कोशिका का आकार गोलाकार भी होता है, अंडाकार भी होता है, और एक होता है बहुभुजाकार। अनेक भुज मतलब बहुत ज्यादा भुजाओं के रूप में होता है। आकार भी आप बता सकते हो, आकार कैसा है? अंडाकार, ओवल शेप, राउंड शेप, गोलाकार एवं हेक्सागोनल, यानी कि बहुभुजाकार। देखो ऐसे लंबी लंबी कोशिकाएं होती है। लेकिन अगर हम क्या करें, इस स्क्लेरेनकाइमा स्थूल कोणोत्मक की टीएस काटे, इसको यहां से काटा जाए ऐसे,
ऐसे काटा जाए, इसको यहाँ से काटा जाए ऐसे, तो इसे बोलते हैं टीएस, ट्रांसफर सेक्शन। किसी भी चीज़ को काटने के दो तरीके होते हैं, जैसे ये मार्कर है, समझना, जैसे ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को आप यहाँ से काट रहे हो, जैसे मैंने यहाँ से इसको ऐसे मान लो, यहाँ से इसको काट दिया, ऐसे ऐसे काट रहे हो आप, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन, यानी कि अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट। उसको आप काट कर ऐसे देखोगे ना तो ऐसे गोल गोल दिखेगा ना, और एक होता है ऐसा सीधा काट, एक तुम ऐसे काटा जाए वो तो टीएस, और एक सीधा काटा जाए, सीधा वो होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अनुदैर्ध्य काट, एलएस। एक तो इसको ऐसा काटा जाए ऐसे, ठीक है, तो ये तो कौन सी काट है, एलएस, ऐसा काटा जाए, ये कौन सी काट है, टीएस। तो अगर इस स्क्लेरन काइमा की टीएस काट कर इसका डायग्राम देखें हम, मान लो इसको ऐसे काट दिया, अब हम इसको ऐसे करके देखें तो इसकी कोशिकाएं कैसी नजर आती है, इसकी कोशिका ऐसे नजर आती है आफ्टर टीएस, आफ्टर टीएस ऐसी नजर आती है। ये बहुभुजाकार है ना, देखो ऐसे ऐसे लंबी लंबी कोशिका होती है, इनको टीएस काटोगे तो ऐसे नजर आएगी। इनका आकार बहुभुजाकार भी होता है, ऐसा लगना, देखो ये षटभुजाकार है, तो बहुभुज में तो पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज कोई भी आ सकती है, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा है ना, तो ये इसकी कोशिका भित्ति है। क्या ये कोशिका भित्ति? तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो कोशिका के किनारों पर एक मृत पदार्थ लिग्निन का जमा हो जाता है। यहाँ पर देखोगे ना आप, किनारों पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे, ये देखो किनारों पर एक मृत पदार्थ का जमाव हो जाता है। अब ये जो जमाव है ना, ये किसका है? एक मृत पदार्थ है जिसका नाम है लिग्निन। ये जो लिग्निन है ना, एक सीमेंट टाइप का पदार्थ आता है, सीमेंटिक पदार्थ, जिसे लिग्निन कहते हैं। अब आप देखो लिग्निन का जमाव हो जाता है जिससे कोशिका भित्ति की मोटाई समान नहीं रहती। ये कोशिका भित्ति की मोटाई समान चल रही है, समान समान समान, यहाँ मोटी हो गई ना लिग्निन के, जैसे मान लो ये मोटाई समान चल रही है, समान चल रही है, ये मोटी हो गई, समान समान मोटी, समान समान मोटी। तो बताओ कि सारी मोटाई एक समान है क्या? नहीं। तो ऐसे ही स्क्लेरन काइमा की जो कोशिकाएं होती है उनकी मोटाई, कोशिका भित्ति की मोटाई समान नहीं होती, क्योंकि किनारों पर एक मृत पदार्थ, एक सीमेंट जैसे पदार्थ का जमा हो जाता है जिसे लिग्निन कहते हैं। समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर? ठीक है। अब लास्ट में देखो इसका कार्य, इसका
कार्य, काम क्या है? देखो स्क्लेरन कायमा का काम ये है पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। यांत्रिक सहारे का मतलब है जो प्लांट खड़ा रहता है ना स्टेम के ऊपर, जो तने में जो मजबूती देता है, तने जो प्लांट का जो स्टेम होता है, वो तना होता है, वो सारा भार सहन करता है, तो वो एक मैकेनिकल सपोर्ट है। वो मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है स्थूल कोणोत्मक। कौन देता है? स्थूल कोणोत्मक। तो आप इसका पहला काम बता सकते हो, पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसका दूसरा काम ये है कि पौधों में लचकता प्रदान करता है, पौधों में लचकता प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। आपने देखा होगा कोई भी जो प्लांट होता है आप उसको कैसे भी मरोड़ लेते हो, खींच लेते हो, या उसके तने को बीच में से झुका देते हो तो टूटता नहीं है, टूटेगा नहीं, क्योंकि उसके तने में क्या पाया जाता है? स्क्लेरन कायमा, स्थूल कोणोत्मक उत्तक पाया जाता है। और वो पौधों में लचकता, पौधों में क्या देता है? लचीलापन, पौधों में पौधों में लचीलापन, पौधों में लचीलापन प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि आप उनको मोड़ सको। ठीक है, तो ये काम है इसका, पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, साथ के साथ प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। कौन? स्क्लेरन कायमा टिश्यू, स्क्लेरन कायमा टिश्यू। तो इस प्रकार ये हमने दो टिश्यू क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। एक तो पैरन कायमा, दूसरा स्क्लेरन कायमा। अब एक और टिश्यू बच रहा है, वो कौन सा है? वो है दृढ़ोतक, तो वो भी पढ़ लेते हैं। नंबर 3, दृढ़ोतक उत्तक, कोलन कायमा, कोलन कायमा। देखो ये तीसरे टाइप का टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का। इसकी ओक्यूरेंस आप देखोगे ना, इसकी उपस्थिति जड़, तना, पत्ती तीनों में पाया जाता है। और ये प्लांट को मजबूती प्रदान करता है। ध्यान रखना, प्लांट को क्या देता है? मजबूती प्रदान करता है। इसकी कोशिकाएं वही गोलाकार, अंडाकार, लंबी लंबी होती है, ठीक है, या फिर षटभुजाकार होती है। ये भी इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, सेम यही स्ट्रक्चर आएगी, लेकिन फर्क इतना सा है। देखो क्या फर्क आएगा, ध्यान देना। ओक्यूरेंस मतलब उपस्थिति जड़, तना एवं पत्ती, आकार, इसकी जो सेल्स कैसी होती है? लंबी एवं दीर्घित, लंबी लंबी कोशिकाएं होती है। टीएस काटने पर वही, अगर आप टीएस काटोगे ना, टीएस काटने पर सेम इसकी तरह नजर आएगी, षटभुजाकार। कोशिका भित्ति पर एक मृत पदार्थ, कोशिका भित्ति पर एक मृत पदार्थ लिग्निन एवं सुबेरिन का जमाव होता है। अर्थात कोशिका भित्ति की मोटाई, कोशिका भित्ति की मोटाई कैसी होती है? समान होती है, मोटाई समान होती है। इसका काम क्या है? पादप को मजबूती
पादप को मजबूती प्रदान करना, पादप को मजबूती प्रदान करना, या फिर पादप को यांत्रिक सहारा, यांत्रिक सहारा देना, पादप को यांत्रिक सहारा देना। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है, कोशिका भित्ति पर एक मृत पदार्थ लिग्निन एवं सुबेरिन का जमा होता है। तो कोशिका भित्ति की ऐसे किनारों पर नहीं, अब की बार किनारों पर नहीं, पूरी लंबाई पर ही ऐसे, जैसे मान लो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं, ऐसे, तो वहां पर तो क्या हो रहा था, किनारों पर जमा होता, यहां पर कोशिका भित्ति की संपूर्ण लंबाई पर ऐसे पूरी की पूरी लंबाई पर ही जमा हो जाता है। ऐसे पूरी लंबाई पर जमा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कोशिका भित्ति की मोटाई कैसे हो जाएगी, बिल्कुल समान हो जाती है। और इसकी कोशिकाएं मृत होती है क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति पर वो सीमेंटिक पदार्थ ना लिग्निन और सुबेरिन उसका जमा हो गया। जब कोशिका पर मृत पदार्थ का जमा हो जाता है ऐसे, तो दो कोशिकाओं के बीच में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, पाचक पदार्थ या विभिन्न प्रकार के आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान क्या हो जाता है, बंद, रास्ता बंद हो गया ना, क्योंकि कोशिका पर जमा हो गया मृत पदार्थ का। अब इधर वाली चीज इधर नहीं आ सकती, इधर वाली इधर नहीं आ सकती, तो इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, मृत होती है। इसकी कोशिकाएं मृत है, मरी हुई कोशिका होती है, इसकी मृत कोशिकाएं हैं। और ये क्या करता है, पादप को मजबूती प्रदान करता है। प्लांट को जो स्ट्रॉन्गनेस मिलती है ना, मजबूती, तना खड़ा रहता है तो तने के ऊपर कितना भार होता है, फिर भी आंधी तूफान आते हैं, पेड़ डगमगाते हैं तो वो पेड़ टूटता नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग है। पेड़ से कोई भी जाके टकरा जाए, जानवर उस पेड़ से अपनी पीठ रगड़ते हैं फिर भी पेड़ के कुछ नहीं होता, क्योंकि पेड़ को जो मजबूती मिलती है ना, वो मजबूती मिलती है कोलनकाइमा से। किससे मिलती है, दृढ़ोतक उत्तक से, मैकेनिकल सपोर्ट देता है दृढ़ोतक उत्तक। तो ये लो, ये हमने एक पोर्शन और कंप्लीट कर लिया, सरल स्थायी उत्तक। उसके तीनों टाइप पढ़े, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलनकाइमा। अब एक पोर्शन बच रहा है जटिल स्थायी उत्तक, जाइलम और फ्लोएम, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।